आर्यन इन्वेजन थियरी हो, येती हो, कैलाश हो, तंत्र हो, एलियन हो, मौत हो। हमेशा लगता है कि जब वो बात कर रहे हैं ना उनके साथ रूम में और कोई भी है। ऑफ कैमरा भी मुझे ऐसी चीजें बोलते हैं कि बैग में जार लेके आए हैं, डॉल लेके आए हैं, ये वो। और बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों ओल्ड मीडिया और न्यू मीडिया में भी छा चुके हैं। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ नहीं कर पाते। मेरे साथ ही सोते हैं या मैं इनके साथ सोता हूँ। बीच बीच में मुझे शक भी होने लग गया था कि रणवीर और हर्ष का कुछ चल तो नहीं रहा। पर ये हमारी सीक्रेट थी, भाती मैम को बताना नहीं था कि हम बात करते हैं रात को। आप होते हो और एक तांत्रिक होता है। मेरे साथ क्या करते हो? मेरा इमेज एक ट्रेडिशनल दामाद का इमेज है। ऐसे लगता है कि ये हमारी बेटी को सुखी रखेगा। मुझे मेरे एक्स की याद आ रही है। आई ऑल्सो फील कि जब आप किसी के स्टूडियो में आ जाते हो उन आर्टिस्ट की एनर्जी फील होती है। तो यहाँ बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मजा आने वाला है। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आपके साथ। बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। पर ये हमारी सीक्रेट थी, भाती मैम को बताना नहीं था कि हम बात करते हैं रात को। आप होते हो और एक तांत्रिक होता है। मेरे साथ क्या करते हो? बताइए फिर वो तांत्रिक कैसे करता है? मतलब मैंने एक बार आपका पॉडकास्ट देखा है, ऐसी कुछ ना कैलाश का कुछ था, तो वो फिर अघोरीस क्या करते हैं, मैं भी खो गई उसमें। मतलब मेरी भी गर्दन 2-3 बार ऐसे ऐसे हो गई। लेकिन सच में यार आप बांध देते हो रणवीर, आप बहुत टैलेंटेड हो। पहले तो मैं एक ऐसे शहर से हूँ जितने इतने टैलेंटेड लोग देखे नहीं थे। जब मैं बॉम्बे आई ना तब मुझे पता चला कि हाँ भी ये भी होते हैं। बट मैं ऐसी वाली हूँ, बहुत बेशर्म हूँ। कोई भी हिमाचल से हो या पंजाब से, लुधियाना, छोटे शहरों से भी जो होते हैं ना, मुझे अच्छी लगते हैं, मैं तुरंत मैसेज कर देती हूँ। और मैंने आपको भी कर दिया था और आपका तुरंत जवाब आया था। मैंने बोला यस, ये लड़का बहुत ही ज़्यादा क्यूट है यार। एक ऐसे दौर में जहाँ पे कंटेंट क्रिएशन को आप एंटरटेनमेंट के जरिए देखते हो कि आप या तो हंसाते हो या तो रुलाते हो या तो आप डांस करते हो या गाना गाते हो, एक आर्ट के फॉर्म में आपने उस आर्ट के फॉर्म को नॉलेज के फॉर्म के साथ ऐसा मैरी किया और ऐसे ऐसे टॉपिक से हमको रूबरू करवाया जो टॉपिक शायद हम पता था बट उसके डेप्थ में कभी गए नहीं। शायद वो आर्यन इन्वेजन थियरी हो, येती हो, कैलाश हो, तंत्र हो, एलियन हो, मौत हो। अरे बाप रे। वो नहीं, और वो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो मैं ना बहुत पढ़ता रहता हूँ, कुछ लोग देखता रहता हूँ। तो मेरे को तो जब आपका चैनल मिला ना, मतलब मैं आई यूज्ड टू वेट और वो पूरा बेल आइकन दबा के, इसने अपनी भी बेल लगा दी साथ में कि बजे। मैं इतना कंज्यूम करने लग गया था, इतना कंज्यूम करने लग गया था। तो जिम करते हुए कान में लगाया हुआ है, ठीक है, रात को सोते वक्त लगाया हुआ है, गाड़ी कभी ड्राइव कर रहा हूँ, गाने सुनने बंद हो गए थे। एक टाइम पे तो बहुत तगड़ा हैंगओवर था। फिर मैंने बोला अब जब इतना कंज्यूम करने लग गए हो तो चलो हम भी पॉडकास्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो मेन काम है वो हंसाना, एंटरटेन करना है, तो हम कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं कर सकते थे जो आप करते हो। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि थोड़ा सा लाइट फनी पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट आपकी वजह से है। मैं पूछना चाहूंगी कि आप रणवीर इलाहाबादिया, मतलब इलाहाबाद से कब आए आप? ये इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप दोनों के बारे में, जो मुझे वहां भी कहनी थी पर अब कैमरे के सामने कहूंगा। आप दोनों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ओरिजिन्स टीवी ट्रेडिशनल मीडिया में है और बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों ओल्ड मीडिया और न्यू मीडिया में भी छा चुके हैं। और ये एक्चुअली मेहनत की वजह से हुआ। ये मीडिया वाले जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है इस सब में। तो इट्स नॉट एट ऑल इजी व्हाट यू गाइस हैव डन। तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। How sweet यार, थैंक यू सो मच। आई ऑल्सो फील कि जब आप किसी के स्टूडियो में आ जाते हो उन आर्टिस्ट की एनर्जी फील होती है। तो यहाँ बहुत पॉजिटिविटी है और बहुत हाई एनर्जी है, ये कहना चाहूंगा। ये तो है। पता नहीं ये बात ना, जब भी कोई पॉडकास्ट के लिए आता है जरूर बोलते हैं कि इस रूम में आके ना अलग ही एनर्जी है। बट ये हमारा एक कॉन्फ्रेंस रूम था। इसमें पीछे आप देख रहे होंगे आधे खिलौने हमारे बच्चे के हैं। गुजराती का दिमाग, आधी रात को बत्ती जली और उसने एक ही दिन में सेट बना दिया। हमारी टीम थी। मतलब कहते हैं ना कि कोई चीज को खड़े रहने के लिए ना आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है, स्ट्रांग होनी चाहिए। ये गाइस ही हमारी रीढ़ की हड्डी है जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, इसीलिए हम रणवीर इतना कुछ कर पाए, वरना अकेले नहीं कर पाते। मैं हमेशा टीम को श्रेय जरूर देती हूँ, चाहे वो हेयर मेकअप हो या लाइट वाले, साउंड वाले, सब। हमारे लिए सबसे मुश्किल पता क्या होता है? हमने हमेशा पहला शूटिंग भी जब किया था ना 17 कैमरे के साथ करते हैं, 17 कैमरे, बड़ा सेट। तो हमारे लिए ये बिलीव करना कि क्या आप छोटे से रूम में शूटिंग करोगे, कैसा लगेगा आपको। तो लोग मेकअप में देखते हैं, ऐसा फिनिश प्रोडक्ट में देखते हैं, क्या आप रॉ चीज में अच्छे लगोगे। मैंने बोला जय माता दी, और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो सोचते रहेंगे तो क्या ही होगा। अभी मुझे इलाहाबाद वाली बात बता।
ओके तो दो कहानियां हैं। मेरे चाचू ने मुझे एक कहानी बताई है, पापा ने दूसरी कहानी बताई, तो मैं दोनों कहानी बताऊंगा। मुझे पता नहीं कि कौन सी कहानी सच है। तो एक कहानी मेरे पापा ने बताई है कि मेरे कोई रिश्तेदार कवि थे, जैसे हरिवंश राय श्रीवास्तव बच्चन होता है, वैसे ही हमारी फैमिली का नाम अलाहाबाद है। तो रणवीर एक्चुअल सरनेम अरोरा है, जो पेपर पे नहीं लिखते हम। पंजाबी। ओह, तो प्रॉपर प्योर पंजाबी। अरोड़ा यार, पूरे पंजाबी। पापा के साइड से। दादी सरदारनी थी, और हाँ तो वो थोड़ा एंगल भी है। वाह जी वाह, मजा ही आ गया। अच्छा। पर तो जो भी, ये अरोरा एक पोएटिक सरनेम है कि कोई कवि थे। दूसरी साइड से मुझे ये पता चला है कि हमारी फैमिली ओरिजिनली पाकिस्तान से थी, तो वहाँ सारी फैमिलीज को टाइटल्स दिए जाते थे, स्पेशली जो लोग एजुकेशन में थे। तो मेरे कोई परदादा शायद प्रोफेसर थे किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ टाइटल दिया जाता था इलम वादी, और बॉर्डर के इस साइड आने के बाद उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अलाहाबादिया। तो मुझे पता नहीं कि सच क्या है, पर सिर्फ एक ही सच है कि मैं इलाहाबाद से नहीं हूँ। हर किसी को लगता है कि मैं इलाहाबाद से हूँ। मुझे इलाहाबाद बहुत अच्छा लगता है, मैं गया हूँ इलाहाबाद, प्रयागराज बहुत प्यारा शहर है, पर मैं खुद अमृतसर से हूँ। सोचो लोग ये जाते होंगे, लोग स्वागत करते होंगे, अपना लड़का आ गया रणवीर प्रयागराजिया। क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया, कोई लड़की प्रपोज करती होगी तो कहती होगी आई लव यू रणवीर इलाहाबादिया, इतने कहने तक तो अगला निकल ही जाता होगा। लेकिन सच में यार, आपकी जो मैं पॉडकास्ट देखती हूँ ना, इतनी इंटेलिजेंट बातें, सामने वाला भी इतना सीरियस, मैं ना ऐसा कर ही नहीं पाती। मतलब मैं हर्ष को बोला था, मैं क्या मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा। वो येती जो थे ना, मतलब मैं खेल कूद में बहुत अच्छी थी, मैं किताबों वाली नहीं थी, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। आप मुझे जनरल नॉलेज पूछोगे ना, मुझे नहीं पता कुछ भी, सच में। इसका जीरो कनेक्शन ही मीडिया आता ना, मैडम बजट पास हुआ तो मेरे को होता, मुझे क्या बजट, मैं तो कमा रही हूँ, मैं तो बजट देखूँ, तो मैं वैसी वाली हूँ। बट आपका जो पॉडकास्ट है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी है। दोनों मम्मी और पापा डॉक्टर हैं, उनके मम्मी और पापा भी डॉक्टर्स हैं। तो हाँ, मैंने इंजीनियरिंग करी थी, और इसलिए मैं मेरे फैमिली का कलंक हूँ। बट इंजीनियरिंग पूरी की थी? हाँ, मतलब ग्रेजुएट हुआ था, फर्स्ट ईयर में फेल हुआ, पर फाइनल ईयर तक पहुँचने तक So sweet यार, बेचारा क्या फेल हुआ। हाँ, पर फर्स्ट क्लास से पास हुआ। तो क्योंकि अगर आप एक साइंस ओरिएंटेड फैमिली से हो ना, तो फैमिली का एक प्रेशर रहता है एजुकेशन का, कि एजुकेशन खत्म करनी ही है। तो मुझे बोला गया था कि इंजीनियरिंग खत्म कर लो, फिर उसके बाद जो करना करो। मैं एक्चुअली सोचा था कि मैं फिल्म डायरेक्शन करूंगा इंजीनियरिंग के बाद। इंजीनियरिंग के दौरान मैंने कुकिंग स्टार्ट करी, और मैं बहुत घुस गया कुकिंग में। अच्छा। तो मैं एक्चुअली शेफ की ट्रेनिंग कर रहा था फाइनल ईयर में। ला कॉर्दा ब्लू नाम का एक फ्रेंच कुकिंग कॉलेज है, तो वहाँ सब मैंने अप्लाई किया था। फिर मेरे पापा ने मुझे बैठ के ये समझाया कि आप में शायद वो बिजनेस की स्किल है, तो पहले एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करो। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मुझे 2 साल दे दो इंजीनियरिंग के बाद, मैं कुछ ट्राई कर लूँगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर उसके बाद मैं शायद MBA के लिए जाऊँगा। तो ये प्लान था। इनिशियली जब ये सब यूट्यूब की शुरुआत हुई थी, उसके पहले मैंने एक 6 महीने का ब्रेक लिया था, जहाँ मैं फिटनेस ट्रेनिंग कर रहा था। तो एक्चुअली वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। तो मैंने सुना आप तन्मय भट्ट को भी ट्रेन करते थे। ये सब तो हुआ। लाइक प्रॉपर ट्रेनर वाला हिसाब। तो जब मेरे पापा ने मुझे मतलब ये कहा कि आप 2 साल ले लो, उन्होंने ये भी कहा कि आपका पॉकेट मनी ये सब स्टॉप कर देंगे, आप यहाँ रह सकते हो, पर अभी आपको 1-2 महीने के अंदर फिगर आउट करना है कि आप कैसे कमाओगे। तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में, नॉर्मली हर कोई प्लेसमेंट के लिए बैठता है, मैं प्लेसमेंट के लिए बैठा नहीं, बट फाइनल ईयर में मैंने एक फिटनेस सर्टिफिकेशन की थी, तो मैं क्वालिफाइड था एज अ फिटनेस ट्रेनर। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिटनेस ट्रेनिंग कर लूँगा। तो मैं रोड पे गया, कार्टर रोड पे गया, और लोगों से बस बात करता था कि अच्छा आप थोड़े ज़्यादा फिट हो सकते हो, आप ज़्यादा बेहतर दिख सकते हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। ऐसे मुझे मेरे पहले 2-3 क्लाइंट मिले। तो पता चला कि लाइक मेरी कन्विंसिंग पावर काफ़ी अच्छी है। और वहाँ से शुरुआत हुई थी, और क्लाइंट्स को ट्रेन कर करके ये पता चला कि ये जो भी मैं इन्हें सिखा रहा हूँ, मैं एक्चुअली यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकता हूँ। तो वैसे ये बियर बाइसेप्स, मैंने फर्स्ट वीडियो आपका देखा था 2017-18 में। तब से प्यार करते हो तुम दोनों? नहीं, मैंने मेरे लिए क्या था, मैंने नया जिम ज्वाइन किया था, और मेरे को मेरे ट्रेनर ने स्ट्रिक्टली बोला था कि हर्ष तुम बहुत बियर पीते हो, तुम बियर नहीं पी सकते। अब क्लियरली बोल दिया कि भाई बॉडी बनेगी नहीं, और मेरे को बनानी थी बॉडी। तो मैं क्या करूँ, मैंने बस चलो यूट्यूब पे ढूंढो क्या है। तो मैंने देखा कि इज बियर गुड फॉर जिम, ऐसा कनेक्शन था।
तो मैंने आपका पूरा वीडियो देखा वो, जिसमें हाँ पूरा वीडियो है, Guys, वो आप अभी भी जरूर होगा। देखिएगा जो बियर लवर है। नहीं बहुत बैलेंस ओपिनियन दिया था कि आपको ये 1-2 पॉइंट से फर्क नहीं पड़ेगा, 1-आध पॉइंट आप पी लो, इतना अपने आप पे हार्ड मत हो जाओ, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको अच्छे फ्रेंड्स के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद रहेंगे, ना कि आपने स्टार की हुई चीजें। सो मेरे को तब का याद है, मुझे और खुद ये याद है, पर जो आप कह रहे हो सही है, अब है ना? याद है। हाँ, जब आप बोल रहे हो तब याद आ रहा है कि आपने बोला था कि आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 पॉइंट पी लो, कभी 4 भी पी लो यार, इट्स ओके, बट फिर आपको पता है कि आपने पिया है तो आप न्यूट्रिशन पे फोकस करो, सलाद खा लो पहले, वो सारी चीजें। तो वो फर्स्ट था बियर बाइसेप्स। हाँ, मतलब लोग ना पॉडकास्ट के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, पर यूट्यूब में मैंने 4 साल सिर्फ ऐसे वीडियो बनाए जहाँ मैंने सीखा कि ऑडियंस को जानना क्या है, और तब बिल्कुल कोई भाव नहीं देता था, क्योंकि तब किसी को नॉलेज वाले वीडियोस चाहिए नहीं थे। फिर जब पॉडकास्ट की शुरुआत की हमने, तो पता चला कि ओके, अब ऑडियंस भी थोड़ी बदल रही है, और जो मैंने उस फेज से सीखा था वो सब पॉडकास्टिंग फेज में अप्लाई किया है। पॉडकास्ट तो मतलब जैसे डाला वैसे ही बूम हो गया था ना। आई थिंक 10 एपिसोड हमने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए, 11वें एपिसोड में प्रियंका चोपड़ा आ गई, तो ये थोड़ा एक लक फैक्टर भी रहता है। मीडिया के लोग ये जानते हैं कि बहुत बड़ा लक फैक्टर रहता है हमारी इंडस्ट्री में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और नई चीज पे बड़ा सेलिब्रिटी आना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट क्या बात है यार। हाँ, थोड़ी धार्मिक चीज कहना चाहूंगा प्लीज। तो मुझे बहुत बुरा लगता था वो पहले 4 साल में कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर ग्रोथ नहीं मिल रही है। तब एक मंक, एक्चुअली तभी मैं एक मंक से मिला था, उन्होंने मुझसे कहा कि हमेशा भगवान आपकी मेहनत देखते हैं, तो मेहनत का फल हमेशा मिलेगा। तो जो लक फैक्टर पॉडकास्टिंग फेज में मिला, वो एक्चुअली आई फील उस मेहनत की वजह से। जब 4 साल ग्रोथ नहीं मिली, ये लोग नहीं जानते, लोगों को लगता है कि पॉडकास्ट ओवरनाइट हो गया। बट पॉडकास्ट की ग्रोथ के लिए भी यूट्यूब के बारे में सीखना जरूरी था। बट मैंने एक चीज देख ली है रणवीर, कि आप मेहनत करते रहो ना, फल जरूर मिलता है। अरे हमें नहीं मिल रहा, हम तो ये नहीं हो रहे, बट मिलता है। बहुत लोग मिलते हैं भाई। अब जैसे इनिशियली हमने 2021 से चालू किया यूट्यूब करना, तो 2020 में मैंने सोच लिया था कि खुद का करना है, लेकिन